फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज विश्व पुस्तक दिवस है और विश्व पुस्तक दिवस पे चर्चा होनी ही चाहिए। चर्चा होनी चाहिए, ये बहुत, क्योंकि पुस्तक जीवन का सबसे उपेक्षित अभी पहलू है। इस दुनिया को बनाया है और पुस्तक अभी सबसे कम पढ़ी जा रही है, खासतौर पर हिंदी भाषी क्षेत्र में। सारी दुनिया के देशों में अगर रीडिंग हैबिट के बारे में सर्वे करें, देखें, तो पहली चीज़ जो मैं अपने दोस्तों को मैं इसके लिए शुक्रिया करना चाहता हूं कि वे लोग पुस्तक दिवस हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पुस्तक से ही बड़े हुए हैं। अगर पुस्तक न होती तो पता नहीं हमारा कैसा विकास होता। अपनी तो मैं कह सकता हूँ, एक चुटिया होती, माला होती, त्रिपुंड होता और मंदिर में बैठा हुआ होता और गप हाँक रहा होता, तो हम किस्म के अंधविश्वास की बातें कर रहा होता। तो फेसबुक पर जो लोग हैं उनसे मेरी पहली तो विनती है, और आज कम से कम किसी न किसी पुस्तक के बारे में लिखें, पुस्तक की कल्चर के बारे में लिखें, रीडिंग हैबिट के बारे में लिखें, जिससे कि पुस्तक के प्रति एक माहौल बने। यह हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। सामान्य तौर पर होता यह है कि हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम उसके चरित्र के बारे में, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका के बारे में अमूमन अनभिज्ञ होते हैं। यह देखा गया है। पुस्तक उनमें से एक है। ज्यादा हमारे यहां बात नहीं हुई हिंदी भाषी क्षेत्र में, मैं नहीं जानता इसके कारण, मेरे पास अभी कोई कारण नहीं, लेकिन एक प्रस्थान बिंदु तो तय किया जा सकता है, कोई रास्ता निकाला जा सकता है जिससे कि हम ये देखें कि पुस्तक की कल्चर हमारे यहाँ कब आई, कब से हमने पुस्तक छापना शुरू किया और कैसी पुस्तकें छापी, और पुस्तक जब आई तो उसने किस तरह के समाज को बनाने में मदद की। आमतौर पर हुआ यह है कि पुस्तक के बारे में बात करते समय हम सभी लोग एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं। मतलब अभिनव ने ये बात पूछी है, हम सनातन धर्म पर एक दिन बात करेंगे अच्छे से। आज हम खाली इस पुस्तक दिवस पर बात करना चाहते हैं और पुस्तक के बारे में और पुस्तक से जुड़ी हुई कल्चर और जो इंटेलिजेंसिया उसकी प्रकृति पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और हमारे जैसे लोग जो बेकार घर धोने के, पहुंचने के, खाना बनाने के, खाना खाने के, मेरे लिए आज एक और भी वजह है ये बात करने की। मेरी आज मैरिज एनिवर्सरी भी है और संयोग की बात है कि सुधा दिल्ली और मैं मथुरा। तो हम लोग बहुत ही ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बिछो भी होता है, सो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलता है। सुख और दुख, पुस्तक विकल्प है जीवन का। और मेरी तो बहुत, मैं आपकी नहीं जानता। पुस्तक जब पहली बार आई तो उसने एक नई दुनिया पैदा की।
आज भी ये वास्तविकता है, पुस्तक जब पहली बार किसी के जीवन में दाखिल होती है तो उसको नई दुनिया से साक्षात्कार कराती है। पुस्तक की जो केंद्रीय विशेषता है वो ये कि वह आपके सामने एक नया मीडियम तो है ही, पुस्तक आधुनिक मीडियम है। जैसे आधुनिक मीडियम अखबार है, जैसे आधुनिक मीडियम टेलीविजन है, रेडियो है, पुस्तक आधुनिक मीडियम है जो कि रेनेसां के पहले आया। पुस्तक पहले आई, छापे की मशीन पहले आई, उससे जो पहला मीडियम निकला, एक नया मीडियम निकला, वह थी पुस्तक। और चूंकि सारे के सारे देश में हजारों पोथियां पड़ी हुई थी, हजारों मैन्युस्क्रिप्ट पड़ी हुई थी जिनके बारे में हम लोग जानते ही नहीं थे, तो छापे की मशीन के आने के बाद में पहला काम यह हुआ कि एकदम बमबारी हुई और पुरानी पोथियां जम के छापे की मशीन के जरिए बाजार में आई और पुस्तक ने नई कम्युनिकेशन की कल्चर, सामाजिक संस्कृति, नए किस्म के बुद्धिजीवी, इनको जन्म दिया। पुस्तक कोई साधारण मीडियम नहीं है, पुस्तक बहुत गंभीर मीडियम है और दूर तक असर डालता है। इसने पीढ़ियां बदल दी। पुस्तक एक ऐसा मीडियम है कि इसका अगर चस्का आपको लग गया तो आप तय मानिए आप बदल जाएंगे। तो पुस्तक जब आई तो उसने एक नया संसार, और ये अठारह सौ 4-5 के आसपास की घटना है कि पहली बार पुस्तकें छपनी शुरू हुई हैं हिंदी में। हिंदी की पहली 4-5 पुस्तकें आई, उसके बाद में धीरे धीरे और भी पुस्तकें आई और 1867 में पुस्तकों को लेकर कानून आया। हिंदी में एक ही व्यक्ति थे, माता प्रसाद गुप्त। एक जमाने में उन्होंने पुस्तकों के प्रकाशन और उसके, क्योंकि ये जो एक्ट बना 1867 का एक्ट, इस एक्ट के बनने के बाद पहली बार यह हुआ कि पुस्तक जब छपती थी उसकी सूचना देनी पड़ती थी, उसकी बाकायदा वो रिकॉर्ड में दर्ज होती थी वो चीज, और उसका हर 3 महीने पर एक बुलेटिन भारत सरकार गजट के तौर पर निकालती थी। अभी क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में यह सिलसिला कंटिन्यू चला। तो पुस्तक की कल्चर ने एक लिखित संस्कृति के विकास का एक रास्ता निर्मित किया। हम पहली बार वाचन की परंपरा से लेखन की परंपरा में दाखिल हुए, प्रिंट युग में दाखिल हुए, और यह बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। ये जो है इसने बहुत कुछ बदला है। पहले हर चीज जो है वो गुरुमुख थी या उसे गुरुजी जो है प्रिय शिष्य को ही देते थे, बाकी हर एक को। तो पुस्तक का जब पहली बार प्रकाशन हुआ तो उस पुस्तक ने लेखक और पाठक के संबंध को डेमोक्रेटाइज किया, लोकतांत्रिक किया। जब पुस्तक का प्रकाशन हुआ तो उसने शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाया, क्योंकि जब पुस्तक अब छपी तो कोई भी जाएगा बाजार, पैसा देगा, पुस्तक खरीद सकता था। पहले पुस्तक हरेक के लिए खरीदना संभव नहीं था, क्योंकि पांडुलिपि में होती थी और वो 1, 2, 3 पांडुलिपि से ज्यादा होती नहीं थी लेखक की। तो अब लेखक की इच्छा है वो किसे पढ़वाए किसे ना पढ़वाए। और ज्ञान पर जो इजारेदारी थी कुछ चुने हुए लोगों की, वो ज्ञान पुस्तक के प्रकाशन ने एक झटके में नष्ट
पुस्तक जब आई तो उसने ज्ञान के ऊपर थी कि सैकड़ों साल से वो सवर्ण लोगों की रही है, उस सवर्ण लोगों की इजारेदारी को एक झटके में उसने नष्ट कर दिया, क्योंकि अब हर व्यक्ति पुस्तक खरीद सकता था। पुस्तक के आने का दूसरा परिणाम यह निकला कि जब आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई, ये वही दौर है जिस समय आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हो रही है और उसी दौर में पुस्तक एज ए मीडियम का जन्म हुआ है। छापे खाने के जरिए उसी दौर में अखबार का जन्म हुआ है। यह वही दौर है जिसमें कि टेलीकम्युनिकेशन आया, यानी टेलीफोन से बात करने की प्रणाली का भी जन्म हुआ है। देखिए ये देखिए, छापे की मशीन के जरिए पुस्तक प्रकाशन की शुरुआत हुई निजी क्षेत्र में। वे भी सरकारी क्षेत्र में तो टेलीकम्युनिकेशन बहुत बाद में गया। में ये चुनौती थी। पहले की शिक्षा कैसी थी? पहले की शिक्षा कहते हैं ना, पहले शिक्षा ऐसी थी जिसमें कि संस्कृत और फारसी पढ़ाने की व्यवस्था थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी पैसे देती थी। इनिशियली लॉर्ड मैकाले ने जाए, और इसमें बहुत तब जाके दूसरी जो शिक्षा थी जिसने क्लर्क पैदा किए, सो कॉल्ड, जो आधुनिक शिक्षा थी। लॉर्ड मैकाले आधुनिक शिक्षा का जनक नहीं है, ध्यान लग जाए। आधुनिक शिक्षा के जनक वे लोग हैं जो कि भारत के लोग हैं। आधुनिक शिक्षा के पहले कलकत्ते में आधुनिक शिक्षा के स्कूल स्थापित किए। आप कॉलेज स्ट्रीट जाइए, वहां अभी भी मिलेंगे सकते हैं। जब भारत के लोगों ने आधुनिक शिक्षा के स्कूल स्थापित किए तो ब्रिटिश सरकार लज्जित हुई और उन्होंने फिर आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की। लेकिन होता है ना, हमारे यहां जिस तरह का भेड़ चाल है, हमारे यहां हम लोग ये जानते ही नहीं है, हम लोग लिखते ही नहीं है, हम बताते ही नहीं है कि आधुनिक शिक्षा की डाली भारत के लोगों ने, अंग्रेजों ने नहीं। लेकिन भेजे में यही बैठा हुआ है कि लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा की नींव डाली थी। वह पुस्तक मीडियम और वह पुस्तक का सेंटर। संयोग देखिए, कॉलेज स्ट्रीट जहां मैंने 30 साल पढ़ाया कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, उसी कॉलेज स्ट्रीट में वह स्कूल है, वह संस्कृत कॉलेज है, वह स्कूल है जहां के मॉडर्न एजुकेशन की नींव रखी गई। और वही कॉलेज स्ट्रीट है जहां के कलकत्ते का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बाजार भी है। अब दुनिया की कोई पुस्तक आपको जरूरत हो, अभी तो खैर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और दुनिया भर की चीज, बहुत सारी सुविधाएं, लेकिन आप सोचिए, मैं कलकत्ता क्यों गया? ये सच है, मेरा पहला प्यार कलकत्ते से ही हुआ, मेरा दूसरा प्यार भी कलकत्ते में ही हुआ, ये सच है। लेकिन कलकत्ता मुझे पहले से ही आकर्षित करता था। उसका एक कारण तो वामपंथ था, और तीसरा कारण ये बंगाली जाति थी। मैं कलकत्ता को जानता नहीं था, लेकिन कलकत्ता जाने के बाद में और कलकत्ता देखने के बाद में आप तय मानिए मैं मथुरा भूल गया। कलकत्ता याद आता है, कलकत्ता के कलकत्ता की गली गली में किताबों की गंध मिलेगी आपको। पुस्तक संस्कृति का वह 25 साल में 20 साल में कलकत्ता इस बात का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। वहां कल्चर रही है, और वहां ऐसी कल्चर रही है जिसने कि वहां के मध्य वर्ग को इनरिच किया है, समृद्ध किया है।
तो पुस्तक की कल्चर जब आई तो पुस्तक की कल्चर ने खाली पढ़ने की आदत ही नहीं डाली, उसने एक नए मध्य वर्ग को जन्म दिया, नई आधुनिक शिक्षा को जन्म दिया जहां कोई भेदभाव नहीं होता था। सबके लिए शिक्षा का जो नारा था, यह सबके लिए शिक्षा की शुरुआत तभी हुई जबकि पुस्तक शासन शुरू हुआ, डेमोक्रेटाइजेशन की शुरुआत हुई और शिक्षा के भी लोकतांत्रिकरण की नींव रखी गई। तो पुस्तक ने एक खाली, ये पुस्तक दिवस का मतलब पुस्तक दिवस नहीं है। पुस्तक के पीछे एक पूरी की पूरी सांस्कृतिक परंपरा और सांस्कृतिक प्रक्रिया छिपी हुई है। उस प्रक्रिया को हम कभी देखते ही नहीं है उठा के। जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया था कि हमारे यहां यह आदत है कि हम वस्तु का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वस्तु के साथ जुड़े हुए सांस्कृतिक बोध के प्रति हमारी चेतना नहीं होती। कायदे से होना ही चाहिए जिस वस्तु का सांस्कृतिक सेंस अर्जित करें, और यह सांस्कृतिक बोध ही आपको सचेत मनुष्य बनाता है। आप जस्ट थोड़ा सा मतलब व्यवहार में देखिए कि पुस्तक के आने के बाद में क्या बदला हमारे देश में, क्या चीज बदली। आप सिर्फ पुस्तक पढ़ा दीजिए लोगों को और पुस्तक पहुंचा दीजिए लोगों के घर, पुस्तक को आदत बना दीजिए, आप तय मानिए बड़े बड़े शासक धराशायी हो जाएंगे। पुस्तक में वो ताकत है, वो जल्लाद को भी जो है ना मरोड़ के फेंक देती है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। पुस्तक जब आई तो पुस्तक के साथ साथ एक और जेनर आया जिसे हम उपन्यास कहते हैं। छापे की मशीन और उसके साथ अखबार, अखबार के साथ साथ पुस्तक, ये दोनों चीजें साथ साथ आई और उसके साथ साथ एक नए जेनर का जन्म हुआ जिसे हम लोग उपन्यास कहते हैं। और उपन्यास की पहले प्रकाशन की शुरुआत हुई अखबारों में और उसके बाद में वो किताब में आया। उपन्यास एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा जेनर है जिसको जो जितना पढ़ेगा वो उतना ही लोकतांत्रिक बनेगा। चाहे जैसा उपन्यास पढ़िए, आप देवकीनंदन खत्री के उपन्यास पढ़िए, चाहे आप किसी और के उपन्यास पढ़िए, आप रद्दी उपन्यास पढ़िए या बढ़िया उपन्यास पढ़िए, उपन्यास पढ़ेंगे तो आप लोकतांत्रिक बनेंगे। बंगाल ने बाकायदा उपन्यास की कल्चर को सचेत रूप से विकसित किया। बड़े पैमाने पर सबसे बड़े उपन्यासकार और लेखक यहीं पैदा हुए। उपन्यास की संस्कृति जितनी अच्छे उपन्यास के पाठक बनाती जाएगी, समाज का लोकतांत्रिकरण उतना ही बढ़ता जाएगा। बंगाली जाति के डेमोक्रेटाइजेशन में और बंगाली जाति के उत्थान में उपन्यास की जो पढ़ने की आदत थी उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उपन्यास तो हमारे यहां भी लिखे गए हैं, खूब लिखे जा रहे हैं, हिंदी में खूब छाप रहे हैं, लेकिन हिंदी में रीडिंग हैबिट नहीं है। के वर्षों में बंगला में भी डिक्लाइन है, ऐसा नहीं डिक्लाइन, लेकिन फिर भी बंगला में एक अभी भी आदत है लोगों की उपन्यास पढ़ने की, खासतौर पर औरतों की उपन्यास पढ़ने की आदत है। एक जेनर के तौर पर सबसे अधिक किसी अगर समुदाय ने उसे बचाया है और जीवित रखा है तो वो औरतें हैं। तो हिंदी भाषी क्षेत्र में तो उपन्यास पढ़ा ही नहीं जाता, औरतें तो खासतौर पर उपन्यास नहीं पढ़ती। आप अपने आसपास जो औरतें हैं उनसे पूछ लीजिएगा। तो हिंदी भाषी क्षेत्र का डेमोक्रेटाइजेशन कैसे हो? तो हिंदी भाषी क्षेत्र में तो बिल्कुल ऐसे ही राक्षस पैदा होंगे जैसे अभी देख रहे हैं आप। वो हर पार्टी में राक्षस हैं। लोकतांत्रिक मनुष्य, लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में उपन्यास की रीडिंग हैबिट
केंद्रीय भूमिका अदा करती रही है। और यह पैरेलल, यानी उपन्यास की संस्कृति पुस्तक की संस्कृति के साथ साथ विकसित हुई। और ये जो बड़ा ड्रॉबैक है हमारा कि बंगाली जाति कहीं के कहीं पहुंच गई, उसने जो ऊंचाइयां पकड़ी संस्कृति के उत्थान की, वे ऊंचाइयां हिंदी भाषी समाज नहीं पकड़ पाया। बंगाली जाति के में मध्य वर्ग ने जो ऊंचाइयां पकड़ी सामाजिक विकास की और सांस्कृतिक विकास के मानक गढ़े, क्षेत्र का मध्य वर्ग वह मानक नहीं गढ़ पाया, क्योंकि उपन्यास पढ़ने की आदत नहीं थी। आपको ये थोड़ा सा एग्जिजरेट लगेगा, लेकिन जरूरी है। वो उपन्यास पुस्तक साधारण मीडियम नहीं है। आप हमारे यहां जाइए, आईएएस ऑफिसर बने, जाइए हिंदी भाषी क्षेत्र में, आप जाइए हिंदी के अरबपतियों के घर, आपको किताब मिलेंगी तो खाली पढ़ने की आदत नहीं है, किताब खरीदने की आदत, कल्चर नहीं है। आप बंगला में किसी भी डॉक्टर के घर जाइए, आप किसी वैज्ञानिक के घर जाइए, आपको किताबें ही किताबें मिलेंगी। और हिंदी भाषी क्षेत्र में आप जाइए, डॉक्टर कुत्ते बिल्ली की तरह, मक्खी मच्छर की तरह डॉक्टर फैले हुए हैं, और उनके घर में आपको 100 किताब नहीं मिलेंगी। यहां पेशेवर लोग तो हैं लेकिन संस्कृति विहीन। बंगाल में पेशेवर लोग हैं लेकिन संस्कृति से लैस। डॉक्टर है, साइकोलॉजी का डॉक्टर है, हड्डी का डॉक्टर है, सिरदर्द का डॉक्टर है, लेकिन आपको पता चला कि उसे संगीत का शौक है। आज से 15 साल पहले मेरे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हुई और मैं एक डॉक्टर के पास गया जो मेरे घर के नीचे काकुरगाछी में था। बहुत बढ़िया डॉक्टर था, बहुत ही नामी डॉक्टर, और हड्डी का डॉक्टर था, और उसके यहाँ भीड़ रहती थी। तो मैं गया उसे दिखाने के लिए। तो जब उससे परिचय हुआ तो उसने देखा कि ये तो आदमी प्रोफेसर है, तो आप ये दवा हुआ तो दे दूंगा मैं आपको, वो देख लूंगा, अब थोड़ा सा मेरी सुन लीजिए। आप सोच सकते हैं वो हड्डी का डॉक्टर 24 घंटे हड्डी के काम में व्यस्त रहता है वो डॉक्टर। उसने सलिल चौधरी पर बहुत शानदार किताब लिखी, जो म्यूजिशियन संगीतकार हैं। वो एक पत्रिका निकालता है, कम से कम आधे दर्जन किताबें जो उसकी छपी हुई थी उसने निकाल के मेरे सामने रख दी। साहब ये बढ़िया बढ़िया किताबें मेरी, प्लीज पढ़िए इसे आप। मैं गया था अपनी हड्डी दिखाने के लिए, और हड्डी के डॉक्टर से मैं 2000 रुपए की किताब खरीद के लौटा। मैंने आज तक पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में, मैं इसमें बड़ा हुआ हूं, मैंने आज तक कभी किसी डॉक्टर के पास में किताब नहीं देखी जिसको किताब का शौक हो, किताब खरीदता हो, खरीद के पढ़ता हो, जिसके किताब की लाइब्रेरी हो। किताब की कल्चर बचाएंगे कैसे आप? आपके यहां जो मध्य, वो संस्कृति विहीन मध्य वर्ग है, वो सिर्फ पैसा कमाना जानता है। उसने अपने को पैसा कमाने की खाली मशीन बनाया है। और जिसके पास कल्चर नहीं है वो सबसे पहला टारगेट होगा फासिज्म में, वो सबसे पहला टारगेट होगा रिएक्शनरी आइडियोलॉजी का। उसके अंदर सबसे ज्यादा घृणा होगी उदारवादी मूल्यों के प्रति, क्योंकि किताब आपको सिर्फ मनुष्य ही नहीं बनाती, आपको उदार मनुष्य बनाती है। एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको देख के आश्चर्य होगा। एक डॉक्टर था वहां, बहुत ही शानदार डॉक्टर था, डॉक्टर साधन सेन। अब वो अशोकनगर में रहता था। मुझे इलाज के लिए उसका और वो साधन सेन जो है डॉक्टर विधान चंद्र राय का स्टूडेंट था। बहुत खुश हुआ कि जाऊंगा मैं उसके पास। अब मैं गया डॉक्टर के पास में, तो देखा कम से कम 300-350 लोगों की भीड़ उसके यहां। मेरे देख के क्या फीस लेता था, अपने जीवन में 5 रुपए से ज्यादा फीस बढ़ाई नहीं। जब बात बहुत हल्ला किया, उससे ज्यादा वो फीस लेता ही नहीं था, सबसे ज्यादा मरीज आते थे।
जब मैं पहली बार उससे मिला तो फीस देने का तो प्रश्न ही नहीं था। वो 5 रुपए लेता तो मुझसे 5 रुपए भी नहीं लेने को तैयार। वो तो बोला कि देखिए मैं देता हूँ, पढ़े लिखे, अब आप आए हैं तो फिर खाना वाना खा के जाइएगा। मैंने कहा कि तो बोले नहीं, पहले अंदर चलिए आप। तो अंदर ले गया। उसका पूरा फ्लो, किताबें ही किताबें। में रहने के बावजूद उसके पुस्तक प्रेम को देखकर मैं बिल्कुल एकदम नीचे से ऊपर तक प्रभावित उससे। कमाल की। और ऐसा नहीं कि खाली किताबें सजा के रखी हैं, वो किताबें पढ़ता भी था। सुदूरवर्ती वो अशोकनगर में रहता था। तो उन दिनों उसने कहा कि आप जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, तो मैंने कहा आप फीस तो कम से कम कुछ ले लिया करिए हमसे, अब हम इतनी दूर से आते हैं आपके पास में। तो उसने कहा नहीं नहीं, फीस तो मैं आपसे लूंगा, आप एक काम करिए, मुझे कृष्णा भारद्वाज की एक किताब ला के दे दीजिए। वो एक किताब आई थी, कृष्णा भारद्वाज जो जेएनयू में इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी प्रोफेसर थी, उनकी एक पुस्तक आई थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ला के दे दूंगा। मेरे लिए मिस्ट्री कि यार एक डॉक्टर अपनी फीस नहीं मांग रहा है, कह रहा है किताब दे देना। कल्चर कैसे बचती है? जब ये जो शिक्षित वर्ग पैदा हुआ ये उस कल्चर को बचाए, उसका वाहक बने। पैसा कमाने से कल्चर नहीं आती। लोग सोचते है आती है, अच्छे फर्नीचर होने से, अच्छे होने से कल्चर आती है, तो वे गलत फहमी के शिकार हैं। पहला प्रवेश द्वार है बुक। अगर आपको पुस्तक तो आप तय मानिए आप संस्कृति को बचा जाएंगे। मैं नामवर सिंह को देख के बहुत ईर्ष्या करता था छात्र जीवन में, और इस ईर्ष्या मेरी सारे जीवन भर रही, क्योंकि नामवर सिंह के अंदर एक अद्भुत शौक था किताबों का। वो जहां भी जाते थे देने के लिए, वो अमूमन उस पारिश्रमिक को उस शहर में किताब खरीदने में खर्च करके चले आते थे। ये बात मैं जानता था। अच्छा, वो कलकत्ता 3-4 बार आते थे कम से कम, कभी कभी ज्यादा भी आते थे। तो मैं जब पहली बार कलकत्ता गया तो मेरी ये बहुत दिली इच्छा थी कि मैं उस दुकानदार के पास जाऊं जिस दुकानदार के पास वो किताब लेने जाते हैं। मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के कुछ ही दिन बाद मैंने उस पब्लिशर को खोजा, फॉरेन पब्लिशर, जो चौरंगी पे दुकान है, छोटी सी दुकान है फेमस होटल के नीचे। मैंने उसे आगे परिचय दिया और मैंने उससे पूछा कि भाई ये जो एक व्यक्ति कोई आते हैं प्रोफेसर दिल्ली से, तो उसने कहा हाँ, धोती कुर्ता में एक व्यक्ति आते हैं, बहुत अच्छे हैं, वो आते हैं सब किताब ले जाते हैं और फिर किताब के ऑर्डर भी दे जाते हैं, तो फिर और फिर वो किताब ले जाते हैं। मैंने अपने छात्र जीवन में नामवर जी से यह बात सुनी थी कि वो किताब खरीदते हैं अपने तरीके से, और उसका तरीका यही है कि वो आते जाते रहते थे जहां पे भी, वहां पे किताब खरीदते थे और किताब पढ़ते थे। कल्चर कैसे बचेगी? मैं इतने दिन कलकत्ते रहा, मैं आप जान लीजिए मैंने नामवर सिंह के अलावा दूसरा लेखक नहीं देखा, मेरी नॉलेज में नहीं है, जो कलकत्ते जाए, भाषण देने जाए और भाषण के जो पैसे मिले उसे किताब पर खर्च करके किताब लेके आए। संस्कृति कैसे? संस्कृति भाषण से नहीं बचेगी। भाषण भी जरूरी है, लेकिन संस्कृति को बचाने के लिए पुस्तक बेहद जरूरी है। एक अन्य पहलू जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, पुस्तक जब आई तो पुस्तक के आने के बाद में भाषण की एक नई संस्कृति आई। पुस्तक के पहले जो कल्चर थी वाचिक परंपरा की, वो अलग किस्म की थी।
और पुस्तक के बाद जो कल्चर आई है वो एक अलग किस्म की कल्चर है। पुस्तक ने एक नई संस्कृति और नई भाषण की संस्कृति को जन्म दिया है, नए किस्म के इंटेलिजेंसिया को जन्म दिया है। कारण क्या है कि भाषण हमारी जो है ना वो वाचिक संस्कृति का तो हिस्सा था, लेकिन पुस्तक के आने के बाद में जिसे हम लोग सांस्कृतिक पूंजी कहते हैं, कल्चरल कैपिटल कहते हैं, वो सांस्कृतिक पूंजी का जन्म होता है। और सांस्कृतिक पूंजी के विकास में मध्य वर्ग के लोग बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कैसे वो भूमिका अदा करते हैं? शादी ब्याह हो तो आप शादी में गिफ्ट दें, पुस्तक को गिफ्ट दें। आपके यहां जन्मदिन हो तो आप, या किसी के यहां जन्मदिन हो आप जाएं तो उसके जन्मदिन पर आप गिफ्ट दें। अब स्थिति क्या है कि हमने पुस्तक को गिफ्ट देना बंद कर दिया है। पुस्तक को अब गिफ्ट नहीं देते हम लोग। अब हम साड़ी देते हैं, सोना देते हैं और चीजें देते हैं, मतलब कुछ चाय का कप भी तक भी गिफ्ट दे देते हैं, लेकिन किताब गिफ्ट नहीं देते हैं। यानी वस्तुओं के संसार ने पुस्तक को एकदम खदेड़ के बाहर कर दिया है, और ये पीड़ा की जगह है मेरी। पुस्तक दिवस को सेलिब्रेट करने का एक तरीका यह भी हो सकता है, उसको याद रखने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम सब लोग ये अपने लिए प्रतिज्ञा करें कि हम किसी को भी कुछ भी गिफ्ट देंगे तो वो सिर्फ बुक देंगे। वो चाहे या ना चाहे, वो लाइक करे या ना लाइक करे, लेकिन मैं किताब दूंगा। संस्कृति बिना जिद के विकसित नहीं होती, जान लीजिए। संस्कृति के लिए जिद जरूरी है। जो लोग सोचते हैं कि संस्कृति अपने आप विकसित हो जाएगी, नहीं भाई, संस्कृति अपने आप विकसित नहीं होती। पुस्तक की कल्चर को डैमेज करने में, भारत में और खासतौर पर एजुकेशन में डैमेज करने में, अगर मुझसे पूछें एक विश्वविद्यालय ने सबसे बड़ी भूमिका अदा की है, उसने सारे हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों को प्रभावित किया है। ये इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी खोली, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी खोलने के बाद में ये जो नोट्स और हर पेपर की जो रीडिंग मटेरियल की जो कल्चर पैदा हुई, इसने बुक कल्चर को नष्ट कर दिया। अपूरणीय क्षति किया इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ने। अब हिंदुस्तान के अधिकतर शिक्षक ओपन यूनिवर्सिटी के जो रीडिंग मटेरियल है उसके आधार पर पढ़ाते हैं, उसी की नकल करके पढ़ाते हैं, उसी की तरह वो जगह जगह जाके उपदेश देते हैं, क्लास लेते हैं, नोट्स लिखाते हैं। पहले हमारे यहां एक एजुकेशन की कल्चर थी जिसमें हम लोग पढ़ाते थे और पुस्तकें सजेस्ट करते थे, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता था। अब विद्यार्थी को नोट्स चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी होती थी जहां गैस पेपर चलते थे, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी के आने के बाद तो यह एक फिनोमिना बन गया है कि अब किताब नहीं खरीदनी है। फला पेपर के जो नोट्स, जो रीडिंग मटेरियल यूनिवर्सिटी ने भेज दिया वही सफिशिएंट है, उससे काम चल जाएगा। बुक की कल्चर को जिसने डैमेज किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, वह है यूपीएससी के कंपटीशन की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा। उसने सेलेक्टेड ढंग से थीम पर, टॉपिक पर पढ़ने की कल्चर विकसित की और उससे पुस्तक हाथ से निकलती चली गई। तो हमारे यहां जो आईएएस पैदा हुआ, वो आईएएस किस कॉस्ट पर पैदा हुआ? वो पुस्तक की कॉस्ट पर पैदा हुआ। जैसे आप सबसे ज्यादा गर्व की नजर से देखते हैं, वो सबसे ज्यादा कलंकित करने वाली कल्चर उसने पैदा की, और आज वो हिंदुस्तान में करप्शन का एकदम डैन है। क्योंकि उसका जन्म ही संस्कृति को ठोकर मारकर हुआ था।
तो पुस्तक की कल्चर को जिसने डैमेज किया वो दो लोग हैं, दो वर्ग हैं। एक वह वर्ग जो कि यूपीएससी के कंपटीशन की प्रक्रिया से निकला, और एक वह वर्ग जिसको ओपन यूनिवर्सिटी कल्चर ने पैदा किया। मेरा आईएएस ऑफिसरों से कोई पर्सनल पंगा नहीं है, और मेरा ओपन यूनिवर्सिटी वालों से भी कोई पंगा नहीं है। मेरे ओपन यूनिवर्सिटी में भी दोस्त पढ़ाते हैं, मेरे दोस्त जो है वो आईएएस ऑफिसर भी हैं दर्जनों। लेकिन ये एक फिनोमिना है, मुझे ये जानना ही होगा आखिर पुस्तक कहां चली गई। कौन सी ऐसी घटना घटी जिसने पुस्तक को हमारे समाज से बहिष्कृत कर दिया? कौन सी ऐसी चीज पैदा हुई हमारे घर के अंदर कि जो शिक्षित है वो नौकरी लेता ही पहला काम करता है कि पुस्तक को खदेड़ के घर से बाहर कर देता है? जानते, मैं जब कलकत्ता से दिल्ली आया हूं, शिफ्ट किया ना, मेरे पास एक ट्रक भर के किताबें थी। और ये तब था जबकि मैं कम से कम नहीं तो आधे ट्रक पत्रिकाएं में ऐसे ही रद्दी के भाव बेच के आया मजबूरी में, नो अदर चॉइस। मुझे लोगों ने कहा क्या करोगे? 65,000 रुपया लिए ट्रक वाले ने। मैं अगर आईएएस ऑफिसर होता तो पहला काम ये करता, वो पुस्तकें वहीं किसी को दे देता, बेच देता, कुछ कर देता। नहीं, वो मेरी लाइफ लाइन है, मैं पुस्तकों को निकाल नहीं सकता। मेरे पास अभी भी ऐसी पुस्तकें भरी रखी हुई हैं जिनको दीमक खा गई है, लेकिन मेरी फेंकने की इच्छा नहीं करती कि जब तक बचा सकूं रखूं। पुस्तक में प्राण होते हैं हम लोगों के, पुस्तक में हमारी कल्चर होती है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? मैं जिस तरह से किसी को प्यार करता हूं मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसी तरह पुस्तक को भी प्यार करता हूं, उसे नहीं छोड़ सकता। मेरी और सुधा के बीच में जानते हैं किस बात पर सबसे ज्यादा झगड़ा होता है? सिर्फ पुस्तक को लेके। और झगड़े का दुष्परिणाम यह निकलता है कि कई बार ही नहीं 50 बार यह बात हो चुकी है कि एक पुस्तक की दो कॉपी आई हैं। दूसरे जो हमारे दोस्त आते हैं, वो अधिकारी वर्ग हैं, जो वो हंसते हैं, अरे यार पुस्तक पे क्या लड़ रहे हैं? अब उन्हें समझ में नहीं आया कि पुस्तक पे क्यों लड़ रहे हैं। पुस्तक हमारे जिंदगी की, संस्कृति की लाइफ लाइन है, इसे समझे हम लोग। पुस्तक एक खाली पुस्तक नहीं है। पुस्तक को हमने खाली पुस्तक बना दिया है, वह एक दर्शन की चीज बना दी है, खाली एक ऐसी कमोडिटी बना दी गई है जिसे सिर्फ खिलौने की तरह अलमारी में सजा के रखा जाए। नहीं, मुझे पुस्तक की गंध चाहिए। मैं फील करना चाहता हूं पुस्तक में कैसी गंध निकलती है। हमने ऐसा वर्ग पैदा किया है जो पुस्तक की गंध से भागता है, पुस्तक से भागता है। उसके पास पैसा है, उसे पुस्तक से नफरत है, वो कभी आपको बुक फेयर में दिखाई नहीं देता। आप कलकत्ता के बुक फेयर में जाइए, आपको एक एक दिन, और आखिरी दिन तो देखने लायक होता है। कलकत्ते में जो बुक फेयर होता है वो सिर्फ देखने के लिए है। आप जाइए, आप जितने लोग हैं टिकट कटा के जाइए और सिर्फ बुक फेयर देख के आइए, आपको पता चलेगा कल्चर कैसी होती है पुस्तक की। और आप दिल्ली भी जाइए, जानते मेरे वहां से निकल के आने का सबसे बड़ा दुख क्या है? मैं पिछले 3 साल से मैं पुस्तक मेला नहीं देख पा रहा हूं। तो पुस्तक मेरे लिए, मेरी लाइफ लाइन नहीं, मेरे लिए एक बहुत बड़ा ईंधन है, मुझे ऊर्जा मिलती है उससे। बुक फेयर में जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि पुस्तक की ताकत क्या है। कलकत्ता के बुक फेयर में आखिरी दिन अगर आप जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे। 40 लाख से लोग कम मिलेंगे ही नहीं आपको। आपको दूर दूर तक सिर्फ जन समुद्र दिखाई देगा और किताबें दिखाई देंगी। इसे बंगाल कहते हैं। वहां बुक कल्चर पैदा हुई तो वहां लोगों के घर घर में पुस्तक है और पुस्तक की कल्चर है। हर गली में सामान्य सी जनरल स्टोर की दुकान है तो वह भी कहानी की किताब, उपन्यास, बच्चे की किताब,
वो कुछ ना कुछ बेचता है, किताब जरूर बेचता है। वो पुस्तक एकदम वॉकेबल रूट पर अवेलेबल है वहां। और हिंदी भाषी क्षेत्र में, मथुरा में रहता हूं मैं, जानते हैं मथुरा का टर्नओवर कितना है? मथुरा में सबसे ज्यादा उद्योग है चांदी का, हिंदुस्तान का टॉप उद्योग है चांदी का, जो चांदी के नकली गहने बनते हैं। हिंदुस्तान का नल टोटी का जो बाथरूम की जो फिटिंग है उसका सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। हिंदुस्तान के हर बड़े ब्रांड के लिए यहां से माल तैयार होकर जाता है। धर्म के नाम पर मथुरा में कम से कम नहीं तो 5,000 करोड़ रुपया सालाना आता है। मथुरा में एक दुकान नहीं है किताब की जहां आपको साहित्यिक किताब मिल जाए कोई भी, सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट की कुछ दुकानें। और दिल्ली कैपिटल, अगर आपको पुस्तक लेनी है और ग्रेटर कैलाश में रहते हैं तो आपको पुस्तक लेने के लिए दरियागंज जाना पड़ेगा। आपको ग्रेटर कैलाश में कोई किताब की दुकान नहीं मिलेगी। शर्मनाक है ये शर्मनाक है कि 70 साल के लोकतंत्र के विकास के बावजूद हम वॉकेबल रूट पर, जैसे जूते की दुकान है, पसारी की दुकान है, हम किताब की दुकान नहीं खोल पाए। किताब अगर वॉकेबल रूट पर मिल जाएगी तो आप तय मानिए पुस्तक की संस्कृति बच जाएगी। बंगाल में पुस्तक की संस्कृति इसलिए बची क्योंकि पुस्तक की दुकान सामान्य दूरी पर अवेलेबल थी, आज भी है। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प चीज बता रहा हूं। मैं कलकत्ते में जो कॉलेज स्ट्रीट एरिया है जहां पे के तमाम किस्म की दुकानें हैं किताबों की, अभी तो एक्सपेंशन हुआ है उसका, दूसरी तरह से और भी फैला है वो, लेकिन वहां एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि वहां कोई हिंदी की दुकान नहीं थी किताब की। तो मैंने वहां एक पुस्तक वाला है, बहुत पुराना पुस्तक वाला, जो फ्रैंकफर्ट बुक फेयर तक जाते, मानी कलकत्ता के जो बुक फेयर में जो भाग लेते, जो दुकानें चलाते हैं लोग, वे ऐसे लोग हैं जो विश्व पुस्तक मेले में फ्रैंकफर्ट तक जाते हैं अपनी दुकान लेकर। तो उन्हीं में से एक दुकानदार से मैं एक दिन पूछ रहा था, ये अपनी क्यूरियोसिटी में किताब लेने जाता था तो उससे पूछ रहा था कि भाई ये बात क्या। तो उसने कहा नहीं जी ऐसा नहीं है। बोले कि यहां ये तय किया गया कि यहां ये इलाका, चूंकि यहां बंगाली लोग ज्यादा आते जाते हैं और हिंदी भाषी लोग नहीं आते, तो हिंदी भाषियों का जो इलाका है जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं उसके पास किताबों की दुकान की व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि उसी रोड पर वहां जो 2-3-4 दुकान जो भी हैं हिंदी की वो उधर ही है। मेरी समझ में आई कि बात तो ठीक है, लॉजिकल है। पुस्तक की संस्कृति बने और पैदा हो, इसके लिए जरूरी है कि पुस्तक के विनिमय और वितरण की इजी व्यवस्था हो जो कि वॉकेबल रूट पर हो। हमारे यहां वॉकेबल रूट पर पुस्तक की कोई दुकान नहीं। वो टेक्स्ट बुक की दुकानें हैं, जो पाठ्यक्रम की पुस्तक है, वो उस दुकानों की बात नहीं कर रहा हूं। पुस्तक की कल्चर उन दुकानों से नहीं बचती। पाठ्यक्रम की किताबें पुस्तक की संस्कृति का बहुत छोटा सा हिस्सा हैं। पाठ्यक्रम की किताबें मनुष्य नहीं बनाती, वो खाली डिग्री दिलाती हैं। पुस्तक की संस्कृति के बचाने के लिए जहां वॉकेबल रूट पर दुकानें हो, वहीं साथ साथ लाइब्रेरी नेटवर्क हो। अगर डिफरेंट एरियाज में लाइब्रेरी नेटवर्क होगा, यानी अब आप सोचिए, मतलब हर जगह, अरे यार तुम पेट्रोल का डीलर खोज सकते हो, तुम ऑटोमोबाइल की लिए, कार की दुकान के लिए जगह खोज सकते हो, लेकिन एक लाइब्रेरी के लिए जगह नहीं खोज सकते। ये कैसी सरकारें आई हैं हिंदुस्तान में? ये कैसा मध्य वर्ग आया है हिंदुस्तान में जिसके पास में कार खरीदने के लिए पैसे तो हैं लेकिन किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है? अरे आप 10% ही किए होते। अगर किसी शहर में कार की 10 दुकानें खुल रही हैं और किताब की एक दुकान भी आपने खुलवा दी होती तो बहुत उपकार होता।
सामाजिक विकास के क्रम में जो हमने मध्य वर्ग पैदा किया, वो मध्य वर्ग जंगली क्यों बना? वो जंगली इसीलिए बना क्योंकि उसने तमाम अपने जीवन के जीने की वस्तुएं तो इकट्ठा कर ली, उनका बाजार इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसने संस्कृति के उपकरण इकट्ठे नहीं किए। और संस्कृति के उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है किताब। आपको ना किताब की दुकान मिलेगी, ना आपको किताब की लाइब्रेरी मिलेगी, ना आपको रीडिंग हैबिट मिलेगी, लेकिन हम इंटेलेक्चुअल हैं। ये जो जितने हाँक रहे हैं ना, ये साइबर वाले और दूसरे लोग, बीजेपी वाले और भी लोग, पूछो इनसे कि अपनी पसंदीदा 5 किताबों के बारे में कुछ लिखें आज। नहीं। संस्कृति की लड़ाई अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर है। सीखो बंगाली समाज से। बंगाली समाज में भी अभी डिक्लाइन चल रहा है, लेकिन एक कल्चर मुझे अच्छी लगी जिसे मैं शेयर करना चाहता हूं। वो कल्चर ये कि हर बच्चे के लिए बुक फेयर के लिए एक फंड हर परिवार में दिया जाता है कि तुम बुक फेयर जाना, ये 500 रुपए लो तुम्हारे लिए। ये जो मतलब सिस्टम बनाना, पुस्तक के लिए बच्चे को पैसे मिल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि तुम कहां बुक फेयर जाओगे। माता पिता बुक फेयर लेके जाते हैं बच्चे को, आप जाइए वहां देखिए। हिंदी भाषी क्षेत्र में तो माता पिता कभी बच्चे को पुस्तक मेला लेके ही नहीं जाते। हां, वो राम जी के मंदिर जरूर लेके जाएंगे। अगर आप पुस्तक से प्यार करेंगे तो जाहिर है कि इश्क भी करेंगे। पुस्तक का प्रेम मनुष्य का प्रेम विकसित करता है, जान लीजिए आप। यही वजह है कि बंगाली लड़के लड़कियां शानदार होते हैं, खूब इश्क करते हैं। और सरस्वती पूजा के दिन हमारे यहां तो पूजा करता हुआ मिलेगा, वो इश्क करता मिलेगा। सरस्वती पूजा का मतलब यह है बंगाली लड़के लड़कियों के लिए कि आज उनके प्रेम का दिन है और वो कहीं बैठ के अपनी प्रेमी प्रेमिका के साथ में बातें करेंगे, अच्छे से खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और हमारे यहां सरस्वती पूजा का मतलब है कि देवी की पूजा करेंगे, उसके बाद में घर आएंगे। पुस्तक प्रेम अगर पैदा होगा तो सामाजिक प्रेम भी पैदा होगा। मुझे मेरे स्टूडेंट बहुत प्यार करते हैं, लड़कियां लड़के सब बहुत प्यार करते हैं, ये सच है। कभी कभी सीधे कहते हैं आई लव यू। मैं एक किस्सा बता रहा हूं कैसे आई लव यू होता है। एक लड़की आई दक्षिण अफ्रीका से पीएचडी करने के लिए, काली पर। संयोग की बात थी कि उसे किसी ने दक्षिण अफ्रीका में मेरा नाम सजेस्ट किया कि तुम काली पर काम करना चाहती हो तो कलकत्ता जाओ, तुम जगदीश्वर जी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे तुम्हारी। तो वो जब आई मेरे पास, सिनॉप्सिस वगैरह डिस्कस की और चीज, स्टाफ रूम में बैठे हुए थे हम लोग सब, और भी शिक्षक बैठे हुए थे। ये 1992-93 की घटना है। तो जब बात हो गई तो मैंने कहा कि अब आप, बोली मैं अब जाऊंगी तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा दो। तो बीच में टेबल थी और आमने सामने हम लोग बैठे हुए थे, और हमारे यहाँ जो है एक कॉमन स्टाफ रूम है जिसमें हम सब लोग बैठते हैं। तो उसने कहा सर थोड़ा सा इधर आइए। मैं निकल के गया उधर, तो उसने बड़े प्यार से गले लगाया और मेरे होठों पे किस किया। थैंक यू सो मच। अब मेरे जो साथ में जो शिक्षक बैठे हुए थे उनकी सब आते पीते पजर गए कि यार कमाल है, ये तो सरेआम किस करके जा रही है, देखने में बहुत स्मार्ट, बहुत सुंदर लड़की। अच्छा, मैं उसकी भावनाएं समझ रहा था कि वो मुझे हृदय से प्यार करती है और वो इतनी दूर से आई है, और उसने जो कहा है मैं उसको मान रहा था। मैं अपने तरीके से उसे कह भी रहा था कि मैं मान रहा हूं, लेकिन वो मानी नहीं, व्यक्त किए बिना मानी नहीं। इसे कहते हैं प्यार। पुस्तक, ज्ञान,
मैं उन प्रिविलेज शिक्षकों में से हूं जिसके घर लड़कियां लड़के जाने के लिए तरसते थे, कंपटीशन करते थे, जबरदस्ती जाते थे सिर्फ ये देखने के लिए कि सर कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या किताबें हैं सर के यहां। कभी बता के आते थे, कभी बिना बताए आते थे। कहने का मतलब यह कि पुस्तक, मुझे तो किसने चीज ने बनाया, मुझे नहीं, मैं जो कुछ बनाऊं पुस्तकों के बलबूते पर बनाऊं। पुस्तक ही मेरी ताकत है, पुस्तक से ही मैंने संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान सब कुछ अर्जित किया है। पुस्तक को मैं सिर्फ सरस्वती नहीं मानता, मैं पूजा के लिए चीज नहीं है मेरे लिए वो। पुस्तक मेरे लिए जिंदगी है। दिक्कत यह हुई है कि हमने पुस्तक को पूजा की चीज बना दिया है खाली। इससे निकलो, इससे निकलो। पुस्तक लाइफ लाइन है, और जब पुस्तक को लाइफ लाइन बनाओगे तो जानते हो सामने जो भी होगा वो तुम्हें प्यार करेगा। और मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे सब लोग प्यार करते हैं, मेरे दुश्मन भी प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये पुस्तक के अलावा कुछ और नहीं है इसके पास। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मेरे पास किताब है, और वह मेरी ताकत है। उनके बल पर मैं किसी भी अत्ते खां से भिड़ जाता हूं, मुझे कोई डर नहीं लगता। तो पुस्तक आपको जो ऊंचाई देगी जीवन में, वो ऊंचाई कोई चीज नहीं देगी। पुस्तक जब आपको अंदर से मनुष्य बनाएगी, कोई चीज आपको मनुष्य नहीं बनाएगी। इसलिए प्लीज जाइए, कुछ पुस्तक के बारे में सोचिए, और यह सोचिए कि पुस्तक आपसे क्यों छूट गई। लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।